5 बजे से 7 बजे के बीच भी खुलेंगी। बैंक और बीमा से संबंधित कार्य सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक होंगे। शनिवार और रविवार को पूरी तरीके से बाजार बंद रहेंगे। डेयरी, दूध, फल, सब्जी, माला, इनकी दुकानों को फिलहाल इसमें दायरे से बाहर रखा गया, छूट दी गई है। और हिमांशु मित्तल, रौनक व्यास, अविनाश जगनावत, दीपक गोयल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, आपके पास आते हैं, अपनी बात पूरी करिए, फिर दीपक गोयल के पास जाएंगे और जो नई गाइडलाइंस हैं उस पर दीपक के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन जो बात आप कोटा को लेकर बता रहे थे हिमांशु, की राहत भरी खबर यह है कि मामले थोड़े से नीचे आए हैं, लेकिन व्यवस्थाओं की बात जहां तक हम करते हैं वो क्या नजर आ रही है? देखिए, फिलहाल 2 कदम कोटा जिला प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं। कोटा जिला प्रशासन की तरफ से 24 घंटे का कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसके अंदर जो हेल्पलाइन नंबर है वो जारी किए गए हैं। ऑक्सीजन से लेकर के मेडिसिन का क्राइसिस या रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद में अगर मेडिसिन लेट हो रही है तो उन नंबर्स पर फ़ोन किया जा सकता है और तुरंत वहाँ से जो रिस्पांस है वो मिलेगा। खुद जिला कलेक्टर उज्ज्वल राठौर इसकी जो मॉनिटरिंग है वो कर रहे हैं। इसके साथ में एक व्यवस्था ये की गई है CMHO ऑफिस के बेस पर कि जो पेशेंट घर पर आइसोलेट है और जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उन पेशेंट को घर पर ही ऑक्सीजन मुहैया हो, ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो, इसको लेकर के जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनकी नियुक्ति की गई है। तो इस तरह के जो एहतियातन कदम है वो स्वास्थ्य महकमे और जिला प्रशासन के स्तर पर उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही दुरुस्त कोशिश ये की जा रही है कि जो बेड की संख्या है उसका इजाफा किया जाए। इसके साथ में ऑक्सीजन बेड जो है वो तैयार किए जाए। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इनमें देरी जो है वो हो रही है, जो सीधे तौर पर भारी पड़ रही है, क्योंकि लगातार पेशेंट्स जो है वो बढ़ रहे हैं। आशीष, ये 962 का आंकड़ा भी कम नहीं है और इसके साथ में चिंता की बात ये है कि क्रिटिकल पेशेंट्स की जो तादाद है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। ऐसे पेशेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। और फिलहाल ऑक्सीजन बेड का सबसे बड़ा जो टोटा है वो हर प्राइवेट अस्पताल से लेकर के सरकारी अस्पताल में आप कहीं भी चले जाइए, लेकिन फ़िलहाल एक ही जवाब आपको मिलता है कि ऑक्सीजन बेड नहीं है। ऐसे में फ़िलहाल जो तमाम अस्पताल हैं वो उन पेशेंट्स के सामने हाथ खड़े करते हुए नज़र आते हैं। मेडिकल कॉलेज के बाहर से लेकर के प्राइवेट अस्पताल के बाहर ऐसे मरीजों की बहुत बड़ी तादाद होती है जो कई घंटे का इंतज़ार अपने एडमिशन के लिए करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन फिर उन्हें जब नहीं मिल पाती, एडमिशन नहीं मिल पाता, तो वो और दूसरे शहरों की तरफ जाते हैं, चाहे फिर उन्हें बूंदी रेफ़र किया जाता है, चाहे जयपुर रेफ़र किया जाता है। लेकिन ये बड़ी सबसे बड़ी जो चुनौती है वो फिलहाल ये सामने आ रही है और ये सबसे बड़ा सवाल है जिसको लेकर के फिलहाल कोई व्यवस्था होती नज़र नहीं आती। हालांकि कोशिश की जा रही है, लेकिन उस युद्ध स्तर पर तैयारियां पूरी नहीं हो पा रही, ताकि जल्द से जल्द जो ऐसे पेशेंट जिनको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है उन्हें एडमिशन मिल पाए। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि फिलहाल आशीष की जो लॉकडाउन चल रहा है, जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, फिलहाल कह सकते हैं कि अभी वीकेंड कर्फ्यू का वक्त है। लेकिन जो तस्वीर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, सड़क पर अगर देखिए तो सड़क पर आपको जो वाहनों की आवाजाही है वो सतत रूप से चलती हुई नज़र आती है। ये बहुत चिंता की बात है। चाहे कोई भी चौराहा हो, कोई भी इलाका हो, ये कॉमर्स कॉलेज को जाने वाली सड़क है। वाहनों की जो रैला है वो टूटेगा नहीं, एक के बाद एक जो सड़क पर वाहन है, चाहे 2 पहिया वाहन हो चाहे 4 पहिया वाहन हो, आते जाते नजर आते हैं। ये बहुत बड़ा चिंता का सबब है कि एक बात और बताइए, बाद भी तमाम पाबंदियों मौसम क्या कहता है, बाजार बंद है, तापमान क्या कह रहा है आज का? क्योंकि ड्यूटी भी कर रहे हैं लगातार पुलिस वाले, हमारे पुलिसकर्मी जो हैं वो इसी मौसम में ड्यूटी कर रहे हैं। आप लोग लगातार फील्ड पे घूम रहे हैं। बिल्कुल इनकी तारीफ करनी होगी। तमाम मतलब कह सकते हैं कि इतनी चुनौतियों के बीच कोरोना का कोहराम है, बेकाबू कोरोना है, लेकिन पुलिसकर्मियों की तारीफ करनी होगी कि 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर तैनात होते हैं। दिन का वक्त हो, रात का वक्त हो, धूप का वक्त हो, हर वक्त सड़क पर मुस्तैद होते हैं और अपने परिवार को छोड़ करके इस तरह से जो अपनी ड्यूटी है उसे निभाते हुए नज़र आते हैं। देख सकते हैं आप, यही मुद्रा होती है, खड़े हुए होते हैं सड़क पर और यहाँ पर मॉनिटरिंग पूरी इनकी होती है। किसने मास्क नहीं लगाया हुआ, किसने कौन कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन समझना लोगों को होगा और इनकी परेशानी को भी समझना होगा कि कितनी मुस्तैदी के साथ में जान को जोखिम में डाल करके ये जो वर्ग है, ये महकमा जो है वो आपकी सेवा के लिए तत्पर है। लेकिन अगर आप नहीं मानते हैं, आप कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं, तो वो नुकसान
न केवल आपका नुकसान है बल्कि पूरे समाज का नुकसान है, इस बात को समझना होगा। लेकिन तारीफ निश्चित तौर पर पुलिसकर्मियों की बनती है जो बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर के फिलहाल अपनी ड्यूटी को बखूबी तरीके से पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए जनता को भी जरूरी है कि वो कोऑपरेट करे, ऐसे पुलिसकर्मियों को, ऐसे सुरक्षा बल को, ऐसे सिस्टम को, कम से कम जो आपके लिए तत्पर है, लगातार काम कर रहा है, राउंड दी क्लॉक 24/7 काम कर रहा है। आप देखिए, कम से कम उनकी तारीफ करें या ना करें, लेकिन कम से कम उनका साथ, उनका सहयोग जरूर करें। हिमांशु, लगातार इस तरीके की तस्वीरें हम लोग दिखाते भी रहेंगे ताकि लोग जागरूक हो सकें कम से कम। दीपक गोयल राजधानी जयपुर में मौजूद है। दीपक, आपके पास आते हैं बहुत सारे सवाल इसलिए क्योंकि इतनी तरीके की समस्याएं भी हैं, लगातार बढ़ रहे मामले भी हैं, और आज से स्वास्थ्य मंत्री की हेल्प डेस्क शुरू हो रही है। क्या जानकारी मिल पा रही है हर तरफ से आपको? देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए जो गाइडलाइन आज से जारी की गई है उसकी। और आज से करीब आपसे कुछ देर बाद, यानी कह सकते हैं कि 20 मिनट बाद, जो नई गाइडलाइन के अनुसार है, पूरी तरीके से बाजार बंद हो जाएंगे। केवल शाम को है, शाम के समय दूध, डेयरी और सब्जी कह सकते हैं खुली रहेगी। सोमवार से शुक्रवार का दिन वो दिन तय किए गए हैं जिसमें किराने की दुकान खुलेगी, इसके साथ में जो आटा चक्की है वो खुलेगा, दूध डेयरी की दुकानें खुलेगी, फल सब्जी की दुकानें खुलेगी, और कह सकते हैं कि इसके अलावा जो फूल माला हैं उनकी दुकानें खुलेगी। तो ये दुकानें अब बाजार इन दुकान सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे। लेकिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार का वो दिन रहेगा जब वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। इसके अंदर वीकेंड लॉकडाउन के अंदर केवल 3 तरह की छूट दी गई है, वो भी सुबह 6 से 11 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे तक, जिसमें डेयरी और दूध की दुकानें हैं वो प्रतिदिन यानी सोमवार से रविवार तक सुबह 6 से 11 और 5 से 7 बजे तक खुलेगी। मंडियां, फल और सब्जी, फूल मालाओं की जो दुकान है सुबह 6 से 11 बजे तक प्रतिदिन खुलेगी। इसके साथ में जो सब्जियां बेचने वाले जो ठेले वाले हैं या कह सकते हैं कि होम डिलीवरी देते हैं, वो सुबह 6 से 11 बजे तक अपनी सप्लाई कर सकेंगे। ये सुबह 5 बजे से आज नई गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई है, क्योंकि कोरोना के संक्रमण की चैन को तोड़ना है। 1,27,000 राजस्थान के अंदर एक्टिव केस है। अब से कुछ देर पहले हमने जहां हम खड़े हैं वो कह सकते हैं कि 220 फीट बाईपास है, यहाँ से एक एस्कॉर्ट करती हुई ऑक्सीजन की गाड़ी अभी निकली थी। तो आप हालात समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। ऑक्सीजन की गाड़ियों को अब एस्कॉर्ट करना पड़ रहा है, पुलिसकर्मी तैनात करने पड़ रहे हैं, आरएस स्तर के अधिकारियों को फैक्ट्रियों पर तैनात करना पड़ रहा है। और अब अस्पताल, इसके साथ में मरीज, ऑक्सीजन नहीं होने के कारण उनकी सांसें हैं वो अब फूलने लगी है, यानी कि कह सकते हैं कि अस्पताल है अब हाफने लगे हैं। कई जगह पर, जयपुर की यदि हम राजधानी की बात कर लेते हैं तो जयपुर के अंदर 9 से 10 हजार सिलेंडर की प्रतिदिन डिमांड आ रही है। लेकिन हमारा सिस्टम, हमारी औद्योगिक इकाइयां, हमारे पास जो भिवाड़ी से RUHS तक जो लिक्विड गैस पहुंच रही है, उसको कुल मिलाकर हम 5 से 7 हजार सिलेंडर प्रतिदिन की हम निर्बाध आपूर्ति अस्पतालों के अंदर कर पा रहे हैं। क्योंकि जयपुर के अंदर जयपुर जिले के अंदर 60 अस्पताल हैं जो कोविड डेडिकेटेड है। RUHS को में 1500 के करीब मरीज हैं। राधा स्वामी सत्संग जो भवन है, अब वहाँ पर सेहत का सत्संग होगा, उसमें 5000 बेड तक की क्षमता का पूरा कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। उसकी शुरुआत 750 बेड से बनाई जा रही है, वो जो आज शाम से शुरू हो जाएगी। दूसरी बड़ी चीज है कि कल सुबह 5 बजे का वो समय होगा जब एक जिले से दूसरे जिले में कोई भी निजी वाहन से यात्रा नहीं कर सकेगा। अभी तक ये छूट थी, लेकिन कल सुबह 5 बजे से कोई भी व्यक्ति अपने निजी वाहन से यात्रा नहीं कर सकेगा। ठीक है, ये कोरोना की गाइडलाइंस हैं, ये नियम निर्देश हैं जिनका पालन हर सूबे के वासी को करना पड़ेगा। दीपक, यही सिस्टम है। और हमारे साथ अविनाश जगनावत भी बहुत देर से इंतजार में हैं कि मैं उन तक पहुंचूं। अविनाश, आपके पास आते हैं, माफ कीजिएगा देर आपको भी हुई और दीपक भी बहुत देर से मेरे साथ बात कर पाए। क्या कुछ आज उदयपुर देख रहा है? लगातार मामले हमने देखे हैं कि बीते कुछ दिनों में 1000 को भी टच कर गया, उसके ऊपर आंकड़ा निकल गया था। आज क्या कहता है आंकड़ा? और चूंकि ऑक्सीजन की सप्लाई हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर हो रही है, तो क्या उदयपुर में भी कुछ इसी तरीके की व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं कि टैंकर्स पहुंच रहे हों, अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर व्यवस्थाएं हो रही हों?
जी बिल्कुल, देखिए 1095 का आंकड़ा जो है वो कल जारी हुआ था और एक अपडेट मैं आपको देता हूं कि उदयपुर के स्वास्थ्य महकमे के जो सबसे बड़े अधिकारी है CMHO डॉक्टर दिनेश खराड़ी, वो खुद संक्रमित हो चुके हैं और उन्होंने अपने आप को घर पे ही होम आइसोलेट किया है। तो एक बड़ी समस्या में हम लोगों को बताएंगे किस तरह से भयावह है कि जो फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में आपके लिए काम कर रहे हैं वो अब संक्रमित होना शुरू हो चुके हैं। कल जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें से 60 से ज़्यादा कोरोना वॉरियर्स संक्रमित हुए हैं। तो हम अपील करेंगे कि आप कोरोना संक्रमण की भयावह को समझिए और घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। उदयपुर में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, वेंटिलेटर हर जगह फुल हो चुके हैं, ऑक्सीजन बेड हर जगह फुल हो चुके हैं। आपको अगर कोई मरीज ठीक होकर छुट्टी लेके डिस्चार्ज होकर घर जा रहा है तो ही बेड खाली हो रहा है और उसके बाद वहाँ पे आने के लिए एक लंबी कतार है कि किसको एडमिट किया जाए। तो कहा जा सकता है कि बड़ा जो है क्राइसिस ऑक्सीजन का, वेंटिलेटर का और ऑक्सीजन बेड का यहाँ पर आ रहा है। और इसी को देखते हुए क्योंकि जिस तरह से लगातार संख्या मरीजों की बढ़ती जा रही है, कल जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने 13 भवनों का अधिग्रहण कर लिया है जहाँ पर 325 से भी ज़्यादा रूम है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से केस बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन को भी अब लग गया है कि हमें वैकल्पिक व्यवस्थाओं की तरफ बढ़ना होगा और यही वैकल्पिक व्यवस्थाओं में 13 भवनों का अधिग्रहण किया गया है जिनमें 350 कमरे हैं और यहाँ पर ये व्यवस्थाएं की जाएगी कि कोरोना संक्रमित जो मरीज आ रहे हैं उनका यहाँ पर उपचार किया जा सके। लेकिन उतनी व्यवस्थाओं को करना एक बड़ा चुनौती होगी। बड़ी चुनौती जो है वो स्थानीय प्रशासन के सामने है क्योंकि सामान्य बेड की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन बेड की जरूरत है। अभी वर्तमान में करीब 4500 सिलेंडर ऑक्सीजन के हर रोज यहाँ पर खपत हो रहे हैं और लगभग इतने ही उपलब्ध हैं। तो कहा जा सकता है कि बैलेंस जो है वो बना हुआ है। लेकिन स्थिति अगर भयावह होती है, बढ़ती है, मरीजों की संख्या इसी तरह से बढ़ती रही तो उदयपुर में भी हालात जो है वो बेकाबू हो सकते हैं। हॉस्पिटल की सांसें फूल चुकी हैं। तो जो वैकल्पिक व्यवस्थाओं की तरफ अब प्रशासन बढ़ा है, लेकिन बड़ी चुनौती है कि कितने वैकल्पिक व्यवस्थाओं में, क्योंकि ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है, ऐसे में किस तरह से लोगों को उपचार मिल पाएगा, ये एक बड़ी चुनौती है। और दूसरे में आपको एक और बात बताऊं कि उदयपुर के जो शमशान घाट है वहाँ पर भी अंतिम संस्कार के लिए जो शव जा रहे हैं उनको वेटिंग में रुकना पड़ रहा है। पूरे दिन चिताएं जलती हुई रहती है। करीब 5 से 6 शमशान है जहाँ पर कि यहाँ पे इन का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वहाँ पे पूरे दिन चिताएं जलती रहती है। गैस सौदागृह जो है वहाँ पर जो है वेटिंग में बोडियाँ पड़ी रहती है। बाहर परिजन जो है अपनों को खोने के लिए बिलखते हैं। तो कहा जा सकता है कि भयानक तस्वीरें जो है वो उदयपुर में देखने को मिल रही है। अगर इसी तरह से संक्रमण बढ़ता रहा तो उदयपुर प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि लोगों को उपचार किस तरह से उपलब्ध कराया जा सके। जी आशीष। बिल्कुल जाहिर है ये तस्वीरें हैं, ये व्यवस्थाएं हैं, इसी तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा बेहतर इसमें व्यवस्था जब होती है तो एक मजबूती दिमाग में आती है। रौनक व्यास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, दीपक ने तमाम जानकारियां दी। रौनक, आप प्लांट दिखा रहे थे, ये तस्वीर लोगों को कहीं ना कहीं एक सहानुभूति भी देती है और एक दिल से मजबूत करती है कि देखिए चिंता मत करिए, व्यवस्थाएं हो रही हैं, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। धैर्य बना के रखेंगे। लेकिन बीकानेर की और क्या कुछ जानकारी आज आपको मिल पा रही है, ये भी हम चाहेंगे कि साझा करें। रौनक जी बिल्कुल, देखिए आशीष, मैं जानकारी आपको देता हूं। आंकड़ा जो है वो 7000 पार कर चुका है। अभी तक के कोविड जो मामले हैं, जो संक्रमित मरीज है, उनका आंकड़ा 7000 से ज़्यादा हो चुका है। यानी ये बहुत बड़ी बात है कि महज एक सप्ताह के भीतर आंकड़ा जिस तेज़ी के साथ बढ़ा है, ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है, बेड्स की मांग बढ़ी है। ग्रामीण इलाकों की बात करूँ, इतने ज़्यादा पेशेंट सामने आ रहे हैं। आप देखिए आशीष, जो अपने आप में गंभीरता के साथ देखने को ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि अब देखिए स्वास्थ्य महकमे के सामने एक बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई कि अब व्यवस्थाओं को किस तरह से सुचारू रूप से चलाया जाए। हालांकि देखिए जिस तरह से CMHO बता रहे थे कि होम क्वारंटाइन बहुत ज़्यादा संख्या में लोग हो रखे हैं। अगर बात करूं 5500 लोग होम क्वारंटीन है। साथ ही साथ दूसरी तरफ देखूँ हॉस्पिटल में, हालांकि देखिए लगातार बेड्स जो है वो फुल होते जा रहे हैं। जिस हॉस्पिटल के बाहर में मौजूद हूँ, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है
कोरोना को लेकर ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है संभाग का, जिसमें 525 बेड का ये हॉस्पिटल है। इसके 3 फ्लोर है। 3 फ्लोर में बताया जा रहा है कि तीसरा फ्लोर जो है अब वहां पर मरीज पहुंचने शुरू हो गए। हालांकि जिस तरह से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, साफ तौर पर डॉक्टर्स का ये कहना है कि देखिए अब उन्हीं लोगों को हम भर्ती करेंगे जो ज़्यादा सीवियर है, जिनको दिक्कतें ज़्यादा है, उन पर काम करेंगे। लेकिन व्यवस्थाओं को देखिए, अब तीन तरह की तस्वीर सामने है। एक तरफ टेस्टिंग बढ़ाई गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमित मरीजों को जो है उनको सामने लाया जा सके। दूसरी तरफ व्यवस्थाओं को पूरा माकूल किया जा रहा है। संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल की बात करूं, आसपास के जो इलाके हैं उनमें जो है सीसीसी यानी कोविड केयर सेंटर्स बनाए जा रहे हैं पूरी तरह से। दूसरी तरफ तीसरी अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन की व्यवस्था करना, बेड्स की व्यवस्था करना और वेंटिलेटर्स की व्यवस्था करना, ये 3 बड़ी चुनौतियां जो है जिला प्रशासन स्वास्थ्य महकमे के सामने बन गई है। किस तरह की डॉक्टर पीडी तंवर मेरे साथ है। सर, व्यवस्थाओं को माकूल किया जा रहा है, लेकिन चिंता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आज जिस तरह से 525 मरीज आए, हर रोज 1000 के करीब मरीज पहुंच रहे हैं, ये आंकड़ा बेहद चिंता बढ़ाने वाला है। हाँ, निश्चित रूप से हमारे पास जो पहले से फैसिलिटी थी वो एडजस्ट हो ही गई है और जिस तरह पॉजिटिव आ रहे हैं। किस्मत हमारी अच्छी ये है कि लगभग पेशेंट है वो एसिम्टोमेटिक हैं। उनसे निवेदन इतना ही है कि वो बाहर नहीं जाएं, वो उसको और नहीं फैलने दें, इस चैन को तोड़े। जो गंभीर मरीज हैं उनको हम ले रहे हैं, जिनके 93% सेचुरेशन से कम सेचुरेशन है उनको हम ले रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। जो जितनी भी व्यवस्था है उसमें जो बेस्ट कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। बेस्ट करने की बात है, लेकिन आशीष एक जानकारी और दूं, आज जिस तरह से नई गाइडलाइन आई है उसको समझने की बहुत ज़रूरत है। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक की गाइडलाइन में कहा गया है कि दुकानें खुलेगी, उसके बाद दुकानें बंद हो जाएगी। यानी ये साफ तौर पर इशारा है उन तमाम जनता को, तमाम लोगों को ये समझना होगा कि सरकार धीरे धीरे पूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ाने की बात कर रही है। क्योंकि देखिए, अगर जनता नहीं संभली, अगर लोगों ने सोशल डिस्टेंस नहीं बनाई, तो ये कहीं ना कहीं संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ हम बढ़ जाएंगे। लेकिन आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं, आंकड़े जो लगातार रुकने का नाम नहीं ले रहे, ये बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से एक सप्ताह पहले जो आंकड़ों का सिलसिला शुरू हुआ, राजस्थान में 15,000 के करीब आंकड़े आने शुरू हुए, वो रुक नहीं रहा है। और ये चिंता पूरी तरह से स्वास्थ्य महकमे के साथ साथ तमाम लोगों के सामने बनी हुई है। जी आशीष। बिल्कुल रौनक, यही तस्वीरें लोगों को कई बार डराती हैं, लेकिन कई बार लोगों को सचेत भी करती हैं कि आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा खुद पर। अगर आप कोरोना को कंट्रोल करना चाहते हैं अपने इर्द गिर्द, अपने घरों में, अपने परिवार के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, तो आपको खुद से अपने ऊपर कहीं ना कहीं नियंत्रण रखना पड़ेगा। आप बेवजह ना घूमें, बेवजह ना निकलें, आप उन गैर जरूरी कामों के लिए निकलने पर आमादा ना हो जिनको अगर आपने 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए टाल दिया तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दीपक गोयल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हिमांशु मित्तल लगातार बने हुए हैं। दीपक, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। जो गाइडलाइंस जारी की गई है, मैं चाहूंगा उस पर सेंट्रिक होकर आप चीजें कुछ बताएं कि क्या से क्या, सुबह 6 से 11 बजे तक क्या। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जन अनुशासन पखवाड़ा भी चल रहा है। सेग्रीगेट करके बताइएगा कि जन अनुशासन पखवाड़े के तहत क्या कुछ चीजें हैं। इसके अलावा जो आज के लिए गाइडलाइंस हैं, जो वीकेंड कर्फ्यू के तौर पर हम लोग देखते हैं, मंडे से सुबह 5 बजे से लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस है, अलग अलग करके इसको थोड़ा सा समझाइए। देखिए, जन अनुशासन पखवाड़ा तो चल रहा है और इस कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए इसमें सख्ती की गई है। यानी कि थोड़ी सी इसमें सख्ती इसलिए की गई है कि लोग इस जन अनुशासन पखवाड़े की कह सकते हैं अनुशासन में नहीं रह रहे थे। ये आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये देखिए चारों तरफ आप जहां देखोगे वाहनों की रेलम पेल नजर आ रही है, तो आप इसे अनुशासन कह सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर नहीं कह सकते, क्योंकि इसलिए नहीं कह सकते, लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं जब इन्हें पता है कि आज वीकेंड कर्फ्यू है, वीकेंड लॉकडाउन है, 11 बजे तक ही दुकानें खुली है, नई गाइडलाइन आज से लागू हो गई है। उसके बावजूद लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। आप देखिए, लोगों ऑक्सीजन की गाड़ियों या कह सकते हैं टैंकरों को निकालने के लिए इस ट्रैफिक को रोकना पड़ रहा है। लगातार मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं कि लोग बेवजह घरों से बाहर नहीं निकले। खुद पीएम मोदी भी कह चुके हैं। और आज से नई गाइडलाइन इसलिए राज्य सरकार को सख्त कदम उठाने पड़े हैं क्योंकि लोग मान नहीं रहे थे। किसी न किसी कारणवश पूरे दिन शहर
कि सड़कों पर घूम रहे थे, या हमें आटा लाना है, या हमें चावल लाना है, हमें चीनी लानी है, हमारे घर का सामान खत्म हो चुका है, हमारी सब्जी लानी है। तो इन तमाम बहानों के बीच में पुलिसकर्मी भी उन्हें छूट दे रहे थे क्योंकि उनकी मजबूरी है। हाँ। देखिए, आज से जो नई गाइडलाइन शुरू हुई है उसमें सबसे पहली बड़ी बात यह है कि अभी तक स्टेट के अंदर इंटर डिस्ट्रिक्ट आने जाने वालों के ऊपर कोई रोक नहीं थी, लेकिन कल सुबह 5 बजे से इसको पूरी तरीके से प्रभावी कर दिया गया है। यानी कि जो लोग एक जिले से दूसरे जिले के अंदर जाते थे वो पूरी तरीके से उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन इसमें रोडवेज और रेलवे में छूट है। जो व्यक्ति रोडवेज और रेलवे से सफर करता है वो कर सकेगा, एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेगा, लेकिन निजी वाहनों से वो अपना यात्रा नहीं कर सकेगा। दूसरी बड़ी चीज है कि इसके अंदर जो कह सकते हैं कि जो निर्माण सामग्री संबंधी जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद रहेगी, साफ स्पष्ट कह दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि शादियों के सीजन शुरू हो चुका है, सावे शुरू हो चुके हैं। 3 घंटे के अंदर शादी वाले परिवारों को शादी निपटानी होगी। ठीक है, ठीक है, भी करने होंगे मेहमानों। चलिए, ये कुछ नई गाइडलाइंस आपने बताई दीपक, जिसके तहत कहीं ना कहीं लोगों को काम करने पड़ेंगे, लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। हिमांशु मित्तल, एक क्विक रिएक्शन आपसे, और अविनाश आपसे भी क्विक रिएक्शन चाहेंगे। वैक्सीनेशन को लेकर क्या जानकारी मिल रही है सिर्फ इस बात पर? सबसे पहले हिमांशु आपसे। आशीष, मैं एक बात रखना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में एक इंतज़ाम नहीं किया गया है। जिस भी घर में कोई भी शख्स कोविड पॉजिटिव आता है उसे होम आइसोलेट किया जाता है, वो घर पर ट्रीटमेंट ले रहा होता है। लेकिन एक नेग्लिजेंसी बड़ी देखने को मिल रही है जो हर शहर के अंदर देखने को मिल रही है। उसके परिवार के अन्य जो सदस्य हैं वो उसी घर में रहते हुए बाहर निकलते हुए नजर आते हैं। ये कई जगह से कई लोगों की तरफ से अलग अलग फोन कॉल्स के जरिए इस तरह की इंफॉर्मेशन आती है। अगर इन्हें पाबंद किया जाए, इन पर मॉनिटरिंग की जाए तो बहुत हद तक जो ट्रांसमिशन है उसे रोका जा सकता है। फिलहाल हो ये रहा है कि जिस घर में कोई शख्स कोविड पॉजिटिव आ रहा है उसके घर के अन्य सदस्य निकल करके बाहर जा रहे हैं और बाहर जाकर के वो संक्रमण के दायरे को बड़े पैमाने पर फैला रहे हैं। और इस बात पर फिलहाल किसी का ध्यान नहीं है, इस पर किसी तरह की कोई जो एक्शन है वो नहीं लिया जा रहा है। इस पर बड़ी नेग्लिजेंसी बरती जा रही है जो फिलहाल बाजार में हम देख रहे हैं कि इतने कर्फ्यू के बाद भी, अब तक लॉकडाउन के बाद भी अभी तक रिजल्ट जो है वो नहीं निकल के आ रहे हैं। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो आंकड़े फिलहाल दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल कोशिश ये होनी चाहिए कि इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए और फिलहाल इस पर कोई ना कोई एक जो डिसीजन है। चलिए, बिल्कुल हिमांशु, माफ कीजिएगा अविनाश, हिमांशु, आप दोनों, अब समय नहीं है, इस वजह से अब इस चर्चा को फिलहाल हम लोग यहीं पर रोकेंगे। लगातार आप बने रहे, हिमांशु हमारे साथ, सुमित दिल्ली से बने रहे, अविनाश जगनावत, दीपक गोयल, रौनक व्यास, आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अपना भी आप ख्याल रखें, लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लगातार आप काम कर रहे हैं, तो ऐसे में अपना ख्याल भी आप रखिए। फिलहाल बार बार जी राजस्थान, जी मीडिया भी यही अपील करता है, जितनी गाइडलाइंस बताई जा रही हैं, जो नियम निर्देश हैं, प्लीज फॉलो कीजिए। अगर अपना जीवन आप बचाना चाहते हैं, अपनों का जीवन बचाना चाहते हैं। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार ब्रेक, उस पर भी जारी रहेंगी।